नमो नमः बच्चों। आप अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट रचित चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ेंगे। उत्तरार्ध भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम गद्यकार कवि बाण भट्ट का जीवन परिचय, रचनाएं, शैली आदि के विषय में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। चंद्रापीठ कथा का परिचय। पहले तो ये समझ लीजिए कि चंद्रापीठ कथा है क्या। चंद्रापीठ की कथा वस्तु गद्यकार महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी से ली गई है। कादंबरी की उपजीव्यता का श्रेय पैशाची भाषा में लिखी गई गूढ़ाढ्य की बृहत कथा जाता है। कादंबरी को आधुनिक युग का उपन्यास भी कहा जा सकता है। चंद्रापीठ कथा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वार्ध भाग, दूसरा उत्तरार्ध भाग। इसमें पूर्वार्ध ही बाण की रचना मानी जाती है तथा उत्तरार्ध भाग बाण भट्ट के पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया है, ऐसा माना जाता है। चंद्रापीठ कथा चंद्रमा तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। पूर्वार्ध की कथा विदिशा के राजा शूद्रक से प्रारंभ होती है और उत्तरार्ध की कथा का प्रारंभ राजा चंद्रापीठ का महाश्वेता के साथ हेमकूट में कादंबरी से मिलने जाने से होता है और अंत कादंबरी और चंद्रापीठ के मिलन से तथा पुंडरीक का महाश्वेता से मिलन अर्थात विवाह से हो जाता है। ये चंद्रापीठ कथा का परिचय है। अब आप गद्यकार कवि बाण भट्ट जी का जीवन परिचय, रचना, शैली आदि के विषय में पढ़ेंगे। महाकवि बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। उनके पिता का नाम श्रीमान चित्रभानु तथा माता का नाम श्रीमती राजदेवी था। कम आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण महाकवि बाण भट्ट ज्ञायावर जीवन व्यतीत करते हुए विद्वानों के बीच निवास करते रहे तथा बाद में अपने गांव प्रीतिकूट सोन नदी के समीप लौट आए। महाकवि बाण भट्ट सम्राट हर्ष की सभा के पंडित थे अतः प्रमाणों के आधार पर इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना उचित है। महाकवि बाण भट्ट की रचनाएं हर्षचरितम और कादंबरी प्रमुख है। हर्षचरितम एक आख्यायिका है जो कि सम्राट हर्ष की ऐतिहासिक आत्मकथा है, उनके जीवन से संबंधित है
तथा कादम्बरी एक कथा है जो कि काल्पनिकता पर आधारित है। बाण जी की तीन और ग्रंथ माने जाते हैं। चंडी शतक, मुकुटताड़िक, पार्वती परिणय। परंतु इन तीनों रचनाओं की प्रामाणिकता नहीं है, इसमें संदेह है। भाव और भाषा शैली सभी दृष्टियों से कादम्बरी एक उत्कृष्ट रचना है। अतः यह कहना उचित ही है कि कादम्बरी के रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। रसज्ञों अर्थात जिसने कादम्बरी का रसपान कर लिया है, कादम्बरी का अध्ययन कर लिया है, उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। बाण जी, अब महाकवि बाण भट्ट कृतित्व संबंधी विशेषताएं। भाषा अविच्छिन्न प्रवाहपूर्ण, भाव संयुक्त है। श्रृंगार रस के वर्णन में इन्होंने कोमलकांत पदावली का प्रयोग तथा करुण रस के वर्णन में सुबोध अर्थात सरल पदावली का प्रयोग किया है। रीति, बाण भट्ट पांचाली रीति के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णों द्वारा शब्द और अर्थ का समान गुंफन ही पांचाली रीति कही जाती है। गुंफन का तात्पर्य है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। शब्दार्थयो समोगुंफा पंचाली रीति ऋष्यते। शब्द और अर्थ का समान गुंफन पांचाली रीति कही जाती है। शैली, बाण जी ने दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता शैलियों का अपने साहित्य में प्रयोग किया है। गुण के अंतर्गत ओज गुण का बखूबी वर्णन किया है, का प्रयोग किया है। बाण का अक्षय शब्द कोश और पदावलियों का अविराम स्पंदन काव्य के लिए अपेक्षित समस्त तत्व बाण की कृतियों में विद्यमान है। उसे देखकर ही इन्हें बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि दी जाती है, अर्थात सारा जगत बाण की उच्छिष्ट है, बाण की जूठन है। यह उक्ति प्रचलित है जो सार्थक भी है। अलंकार, बाण ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उनके लंबे लंबे समास यदि पहाड़ी नदी की वेगवती धारा के समान है तो धनुष की उनकी श्लेषमयी उपमाएं जो है इंद्रधनुष के समान
उसे वो रंगीन बना देती हैं। बाण छीने अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अर्थापत्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का भी प्रयोग भली भांति किया है। रस, बाण रस सिद्ध कवि है। श्रृंगार उनका सर्वप्रिय रस है। वे संयोग श्रृंगार के वर्णन में जितने सिद्ध हस्त हैं, उससे अधिक सफलता उन्हें वियोग श्रृंगार के वर्णन में मिली है। चरित्र चित्रण, बाण ने हर्षचरित में ऐतिहासिक और कादंबरी में काल्पनिक पात्र लिए हैं। इसमें दिव्यलोक के पात्र हैं। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण अति उत्तम है, जबकि गौण पात्रों का चित्रण उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया है। बाण मर्यादित प्रेम के समर्थक हैं। बाण ने तत्कालीन समाज और संस्कृति का बहुत सुंदर, अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चों, यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम गद्यांश पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।